बोलिए कितना बड़ा झूठ है ये ब्रो। कल इससे भी मैं तो खुशी हुआ कि सिर्फ कल ही कर रही थी। चलो AS23 क्यों कल क्या करा ऐसा मैंने? कल तो टेस्ट लिया था मैंने। हो गई क्या? AS23 नया AS शुरू करेंगे आज हम, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। अकाउंटिंग फॉर टेस्ट में गायब हो जाया करो। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सुनो, ये AS 2002 के आसपास आया था, दो ही होगी इसमें डेट होगी। आगे देखो इंट्रोडक्शन में देखो 2002, 1 अप्रैल 2002। उसके पहले तक अगर आपने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें कोई अलग से डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इनफैक्ट एसोसिएट वर्ड को आइडेंटिफाई ही कब किया गया? ये AS आया उसके बाद। उसके पहले कंसोलिडेशन ही था। तो एक होल्डिंग कंपनी होगी, उसकी बहुत सारी सब्सिडी कंपनी होगी। सब्सिडी कंपनी वो है जिसमें आपका 50% ज़्यादा वोटिंग पावर आप कंट्रोल करते हो, या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप कंट्रोल करते हो। वही सब बातें जो अपन ने पहले पढ़ी। तो भैया कंसोलिडेशन का नाटक तो काफ़ी समय से चल ही रहा है। ये नया नाटक ये लोग एसोसिएट का भी लेकर आए। इनका ये कहना है कि अगर एसोसिएट की परिभाषा यहाँ बैठे हर बच्चे को बेसिक आइडिया तो है ही कि आप 20% वाला, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं लॉ में। तो अगर मान लो अपूर्व लिमिटेड में शब्बीर लिमिटेड ने 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है। शब्बीर लिमिटेड ने अपूर्व लिमिटेड में 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है। तो अपूर्व लिमिटेड मेरी क्या बन गई? एसोसिएट कंपनी। क्या बन गई? एसोसिएट कंपनी। तो अब मुझे एसोसिएट के लिए क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी? अब जब ये 20 से मैं 30 करूंगा, 40 करूंगा, 50 करूंगा, तो फिर ये कंसोलिडेशन में आ ही जाएगा, सब्सिडी बनी जाएगी। लेकिन जब तक ये मेरी सब्सिडी नहीं बन जाती, तब तक के लिए ये मेरी एसोसिएट है, और एसोसिएट के हिसाब से मुझे इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसको बुक में दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाना है, क्या करना है, उसके लिए AS आया है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर बेस्ड AS है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात हो रखी है कि भैया एसोसिएट कंपनी को, जो होल्डिंग कंपनी है जिसने इसमें 20% ले रखा है, वो कैसे एसोसिएट की अकाउंटिंग करेगी, किताबों में कैसे दिखाएगी और कब तक दिखाएगी। तो मतलब ये भी डिस्क्लोजर बेस्ड AS है। क्या है ये? शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ ये इक्विटी मेथड की डेफिनेशन काम की है, बाकी सब लल्लू लप्पू डेफिनेशन है। सब्सिडी कौन होती है? जिसमें आपने कंट्रोल कर रखा है, होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, पेरेंट कंपनी जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडी कंपनी होती है। आजकल होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी बोलते हैं, और पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी को मिला दे तो वो क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं ये AS इक्विटी मेथड। देखो ये AS कहता है, बराबर से सुनना, कि अगर आपके कोई एसोसिएट है जिसका क्राइटेरिया वैसे तो 20% वाला है, लेकिन एक अदर क्राइटेरिया भी है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। किसी भी तरीके से ये मेरी एसोसिएट बन गई, कौन? अपूर्व लिमिटेड। तो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये कहते हैं कि जब आप अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, कंसोलिडेटेड, तो उसमें आप डिटेल दोगे किसकी? होल्डिंग की और सब्सिडी की। तो ये तो आपकी सब्सिडी है नहीं, लेकिन AS23 कहता है कि आप होल्डिंग सब्सिडी के साथ होल्डिंग और एसोसिएट की भी डिटेल दो। सब्सिडी तो वो है जिसमें आपका 50% या उससे ज्यादा स्टेक है, और एसोसिएट जिसमें आपका 20% या उससे बराबर सुनना। तो आप इसकी भी डिटेल दो, क्योंकि आपके एसोसिएट है ना। कैसे दो? कैसे दो? इसको आप दिखाओगे, इसमें जो आप ये एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसमें AS13 का भी रोल आ सकता है ना, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो AS13 भी तो ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाना है, वो बोलता है कॉस्ट पे दिखाना है। ये कहता है नहीं नहीं नहीं, आप एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कॉस्ट पे मत दिखाओ, उसे आप दिखाओ इक्विटी मेथड से। कैसे दिखाओ? जिसकी बात अभी करेंगे हम। पूरा AS ही किसके ऊपर है? लेकिन जब आप अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, मैं मेरे, ये तो कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूं, मेरे और अपूर्व के,
लेकिन मैं मेरा खुद का बनाऊं जब, तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को AS 13 के हिसाब से दिखाऊंगा, और AS 13 कहता है किस पे दिखाओ, ठीक है। अब ये इक्विटी मेथड क्या है ये भी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ये हमें जरूर याद रखना है कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इक्विटी मेथड से शो करना है, और जब हम अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कॉस्ट पे शो करना है। किस पे शो करना है? एज पर AS 13। अब AS 13 ये कहता है कि कॉस्ट पे दिखाओ, लेकिन परमानेंट रिडक्शन हो तो कम कर दो, टेम्पररी रिडक्शन हो तो इग्नोर कर दो, वो सब जो AS 13 में पढ़ा है सेव एज अदरवाइज। क्या वो जो पढ़ा है वो अपनी जगह पे सेव है। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक कि अगर आपकी कोई एसोसिएट है तो उसे आपको अपने बुक्स में दिखाना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करके, और वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आप दिखाओगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे, एज पर इक्विटी मेथड, और जो इन्वेस्टमेंट आपने एसोसिएट में किया है वो आप अपनी सेपरेट बैलेंस शीट में दिखाओगे एज पर AS 13, मतलब कॉस्ट पे। किस पे दिखाओगे? अब बात करते हैं इक्विटी मेथड की, जो वेरी 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 सब लल्लू है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है याद है तुम्हें? एसोसिएट जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे मिलेगा? 20% से, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात अभी करेंगे 2 मिनट में, लेकिन सबसे मेन है व्हाट इज इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड क्या है समझना बराबर। इक्विटी मेथड थोड़ा सा यहाँ भी समझा रखा है, फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बाद डिटेल में वो भी समझा रखा है, तो पहले यहाँ भी पढ़ लेते हैं फिर वहाँ भी पढ़ लेते हैं। इक्विटी मेथड बराबर से समझना। पहले मेरे को बताओ इक्विटी मेथड क्यों काम आएगा, मुझे कहाँ काम आएगा? सॉरी, जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इक्विटी मेथड से शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कॉस्ट पे शो करेंगे या एज पर AS 13 शो करेंगे, एज पर AS 13। अब देखो इक्विटी मेथड ये कहता है कि जिस दिन भी आपने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किया है डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, उस दिन आप क्या करो, जितना आपने उसमें पैसा लगाया है उसे तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन कॉस्ट, 3 नाम बोल सकते हैं, नॉर्मल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको रख दो साइड में। ये तो वो पैसा जो आपने लगाया है। उसके बाद आप क्या करो, उस दिन उस कंपनी की टोटल नेट एसेट निकालो। नेट एसेट मतलब सारी एसेट को प्लस करो और आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करो, या फिर पेड अप कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कर दो। एसेट साइड से चले, रेशो पढ़ लिया है सबने, एसेट साइड से चले तो सारी एसेट को प्लस करें, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करें, और लायबिलिटी साइड से चले तो पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करें, माने कि नेट एसेट निकाले। क्या निकाले? नेट एसेट या नेट वर्थ निकाले। क्या निकाले? ये बैलेंस शीट, ठीक है। अगर यहाँ बैलेंस शीट में है फिक्स एसेट और यहाँ है करंट एसेट, ये 200 है, ये 100 है, तो टोटल कितनी आएगी? 300। यहाँ पे है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। यहाँ आती है नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ आती है करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये 300 है, ये भी कितना है? 300। यहाँ शेयर होल्डर फंड है आपका 100, ये भी कितना है? 100, और ये भी कितना है? 100। अब अगर 2 तरीके हैं नेट एसेट निकालने के, एक तो टोटल एसेट ले लो 300 और ये आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, 100 और 200, 200 में तो 300 में से 200 जाएंगे, कितने बचेंगे? 100। या फिर सिर्फ शेयर होल्डर फंड ले लो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो भी कितना आएगा? ऑब्वियसली दोनों मेथड से सेम आएगा। पहले क्या निकाल लो? नेट एसेट। याद रखना, मैंने जिस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया उसे मैंने साइड में रख रखा है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैंने उस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 25% इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है? 25%। और 25% इन्वेस्टमेंट मैंने उस कंपनी में किया है 15 लाख रुपए में, मतलब मैंने उस कंपनी में निवेश कितना किया है? 15 लाख। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 15 लाख। एकदम अच्छे से समझना, कितना आ जाएगा? फिर आप उस कंपनी जिसमें आपने निवेश किया है उसका क्या निकालो आप? नेट एसेट। क्या निकालो? अभी मेरा नेट एसेट आया 100 लाख। कितना आया ये? 100 लाख। अब इस नेट एसेट में मेरा शेयर निकालो, माय शेयर, ठीक है। मेरा शेयर कितना आएगा? एट दी रेट 25, क्योंकि मैंने कितना निवेश किया है? 25%, तो मेरा शेयर भी कितना आएगा? तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट में जो शेयर आया वो आया 25 लाख। कितना आया? 25 लाख। ये मेरा आया 25 लाख और ये कितना आया? 15 लाख।
अब आपने जो इन्वेस्ट किया है और जो नेट एसेट में आपका शेयर है उसको कंपेयर करो, उससे गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलेगी। क्या निकलेगी? ठीक है, मेरी बात सुनना। आज उस कंपनी में आपका हिस्सा 25 लाख का है, लेकिन आपने उस कंपनी में लगाए कितने हैं? 15 लाख। तो गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है? ऐसा बोलो, फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, क्योंकि 25 लाख की चीज आपको 15 लाख में मिल गई, तो ये कैपिटल रिजर्व आपका क्या है? फायदा है। रख दो इसको, अभी क्या करना है वो बाद में बताऊंगा। अब रिवर्स कर लो, मान लो गुडविल आता, मान लो आपने इस कंपनी में जो नेट एसेट आई है ये 100 लाख की जगह कितनी आती? 50 लाख आती। कितनी आती? तो 50 का 25% करो, 12.5। कितना आता? तो अब अगर आपने 12.5, अब नेट एसेट आती मेरी केस 2 में कितनी? 12.5। तो 12.5 की चीज, 12,50,000 की चीज आपने 15 लाख में खरीदी है। फायदा है नुकसान है? एक तरीके से नुकसान है। नुकसान नहीं है, गुडविल है, क्योंकि आप किसी को ज्यादा पैसे देते हो तो किसके देते हो? उसकी गुडविल है। हमेशा हम अकाउंट्स में तो यही मानते हैं, मतलब हमें कभी नुकसान होता ही नहीं है किसी भी चीज में। हम अगर खरीद रहे हैं ज्यादा में तो फायदा नहीं हो रहा है, अरे हम अगर उसे कम में खरीद रहे हैं तो फायदा हो रहा है, और ज्यादा में खरीद रहे हैं तो नुकसान तो नहीं हो रहा। हमने वो पैसा क्यों दिया है? ऐसा क्यों मानते हैं हम? ऐसा हम 12th में भी मानते थे, वेंडर वाली एंट्री में, फाउंडेशन में भी हमने करी है एंट्री, अभी इंटर में भी आप कर रहे हो। ये परसेप्शन क्यों ऐसा बना हुआ है कि हम जब भी किसी को ज्यादा पैसे देंगे तो वो गुडविल के ही देंगे? एक एक करके बोलो। हाँ, वेरी गुड। कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। आज मैं कोई लैंड खरीद रहा हूँ, उसमें मुझे नुकसान हो जाए चलेगा, क्योंकि मुझे सब कुछ थोड़ी पता है। लेकिन कंपनी के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, उसका एक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने स्टडी किया है, फिर भी मैं उस कंपनी में 25% लगा रहा हूँ और मुझे दिख रहा है कि वो चीज 12.5 लाख की है 25% के हिसाब से, फिर भी मैं उसे 15 लाख रुपए दे रहा हूँ। पागल थोड़ी हूँ। ठीक है, बिजनेस में ट्रेडिंग लॉस हो जाए तो चलता है, इन्वेस्टमेंट तो मैं आगे से चल के जा रहा हूं वहां करने, तो नुकसान में इन्वेस्टमेंट करने कौन जाएगा? फायदे में ही जाएगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर मैंने 2, 5, 10 लाख रुपए ज्यादा भी दिए होंगे तो किसके दिए होंगे? गुडविल के दिए होंगे, गुडविल के दिए होंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सुन लो। स्टेप 1 क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालो, जो क्वेश्चन में गिवन होगा 15 लाख। स्टेप 2 क्या है? नेट एसेट निकालो। स्टेप 3 क्या है? नेट एसेट में आपका शेयर निकालो। स्टेप 4 कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो क्या पता चलेगी? या तो गुडविल या कैपिटल। यहाँ तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा। ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? इक्विटी मेथड समझा रहा हूँ, जो कहाँ दे रखा है? AS 23। क्यों काम आता है ये? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट में जो आपने निवेश कर रखा है, एसोसिएट में जो आपने निवेश कर रखा है, उसे इक्विटी मेथड के हिसाब से दिखाना पड़ता है। तो हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज इक्विटी मेथड। हम समझ रहे हैं व्हाट इज इक्विटी मेथड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम ऐसा ही आएगा। बढ़ो आगे बढ़ो। 4 स्टेप हो गई, अब लास्ट। अगर इक्विटी मेथड में गुडविल आई है तो उसे इग्नोर कर दो। कैपिटल रिजर्व आया है तो उतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो। क्यों? देखो, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 15 लाख का और नेट एसेट में आपका शेयर आ रहा है 12,50,000, तो 2.5 लाख की क्या है? तो आपने तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 15 लाख का ही किया है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो बस कि 15 लाख में नेट एसेट में आपका हिस्सा कितना है? 12.5, और गुडविल कितनी है? 2.5। लेकिन किताब में दिखाने तो कितने हैं? क्योंकि 15 में ऑलरेडी दे चुका हूं, कोई एंट्री पास करने की जरूरत, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। सुन रहे हो बराबर? लेकिन अगर नेट एसेट में आपका हिस्सा आपने दिए हैं 15 लाख, लेकिन नेट एसेट में आपका हिस्सा आ रहा है 25 लाख, तो अब जो 10 लाख है वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री करेंगे? तो इससे मेरी 10 लाख से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। 10 लाख से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो 15 में 10 जुड़ते ही मेरी इन्वेस्टमेंट भी कितनी आ जाएगी? 25, और 10 लाख में कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। तो यहाँ देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट 15 का तो किया ही था, अब 10 से बढ़ा दिया तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 25, और इधर 10 लाख कैपिटल रिजर्व में भी दिखा दिए, तो 10 इधर भी बढ़ गए, 10 इधर भी बढ़ गए। बैलेंस शीट पहले
तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि कैपिटल रिजर्व अगर निकला है तो उसके लिए तो एंट्री पास करनी है, गुडविल अगर निकला है तो उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री पास, क्योंकि गुडविल का अमाउंट उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगा। क्योंकि मेरा नेट एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना आया 12.5, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है 15, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, 15 में 2.5 ऑलरेडी शामिल है। बस मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे दिखाना है 12.5 और गुडविल 2.5, लेकिन एंट्री पास करने की जरूरत दिखाना कितने में है 15 लाख। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व आया है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, और वो एंट्री हम समझते हैं, एंट्री से तो बहुत खेल चुके हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से 10 लाख। ये 5 स्टेप समझ में आ गई होगी तुम्हें, तो ही आगे बढ़ पाएंगे। एक बार फिर देखो, नंबर 1 अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो, जो निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको साइड में रख दो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहां रख दो। नंबर 2 नेट एसेट निकालो, कैसे, एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करके या शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करके। नंबर 3 उस नेट एसेट में आपका स्टेक जो 20 से तो ज्यादा ही होगा, तभी वो मेरी तो 20 से तो ज्यादा ही होगा, 20 होगा, 25 होगा, 22 होगा, व्हाटएवर वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब नंबर 4 जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आया है, नेट एसेट में आपका हिस्सा आया है, उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम करना है, या तो गुडविल आएगी, और लास्ट स्टेप 5 अगर गुडविल आई है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूड है। लेकिन कैपिटल रिजर्व आई है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो, कैपिटल रिजर्व को बढ़ा दो और एंट्री पास करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और ये एंट्री होगी डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों के डिफरेंस से। जैसे मेरी नेट एसेट में आई कितनी 25 और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 15, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो आपको एंट्री कितने से पास करनी है 10। हाँ समझ में आया, ये इक्विटी मेथड है, खत्म नहीं हुआ अभी, सब कुछ इसके ही ऊपर है। चारुल ये इक्विटी मेथड में जो भी पटेलाई मैंने करी अभी, ये किस दिन करनी है मुझे, बोलो दिव्यांश। 31 मार्च को। अरे आराम से बोलो जाहिलो। हाँ बोलो हार्दिक पांड्या। जिस दिन इन्वेस्टमेंट करिए उस दिन, अभी मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात बोली कि ये आपको रुक जा, ये आपको जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसी दिन करना है, ये उसी दिन। अब वो 1 मार्च को कराओ, 1 अप्रैल को कराओ, 1 मई को कराओ, 1 जून को कराओ, उसी दिन करना है ये। उस दिन भी आपके पास नेट एसेट अवेलेबल होगी, तो पिछले साल की होगी, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उससे करना है आपको। लेकिन करना कब है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन कब करना है। अब सुनो आगे, इक्विटी मेथड अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आगे सुनो। हाँ बोलो दिव्यांश। हाँ हाँ अब इस पे एक अलग लेक्चर है, रुक जा अभी, मिक्स मत कर। अभी मैं मान रहा हूँ कि मैंने पहले दिन ही 25% इन्वेस्ट कर दिया, तू कह रहा है पहले 10 किया, फिर 5 किया, फिर 5 किया, फिर एक दिन एसोसिएट बन गई वो मेरी, ठीक है, तो उसकी भी बात अभी करेंगे, ठीक है, वो मेरी अगली स्टेप है, आराम से देखो। अब 25% मैंने पहले ही दिन कर दिया, जिस दिन 25% इन्वेस्ट किया उस दिन मैंने देख लिया कि मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है और नेट एसेट में मेरा हिस्सा कितना है, उस हिसाब से मैंने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल ली, एंट्री पास कर ली। अब आपको बैलेंस शीट डेट तक वेट करना है, साल खत्म होने तक। अब जैसे ही बैलेंस शीट डेट आएगी तो साल भर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा, तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है वो इस 25 लाख में ऐड होगा, और हाँ प्रॉफिट जितना भी कमाया वो इसमें ऐड होगा। सुन लो पहले बराबर, जितना भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया उसमें मेरा हिस्सा, सॉरी पूरा थोड़ी, उस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें मेरा, अभी मेरा हिस्सा 25 है, तो अगर कंपनी ने 5 लाख कमाए तो 5 लाख का 25% 1.25, तो मेरा हिस्सा कितना है, तो वो 1.25 इसमें ऐड होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, बराबर सुनना। और जितना डिविडेंड इस साल में कंपनी ने मुझे दे दिया वो लेस होगा, क्योंकि आज अगर इस कंपनी में मेरा 25% स्टेक है तो मेरा कंपनी से 25% लेना निकलता है, तो मेरा 25% कंपनी में कितना हुआ 1.25, तो वो नेट एसेट में ऐड होना चाहिए, तो 1.25 मैंने ऐड कर दिया। लेकिन थ्रू आउट द ईयर कंपनी ने मुझे 25,000 का डिविडेंड दे दिया, तो वो पैसा तो मुझे मिल ही गया, वो अब इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होना चाहिए, तो वो लेस होना चाहिए, तो मेरी ओवरऑल जो मेरी उसमें स्टेक है वो पता चलेगी। ये काम मुझे ईयर एंड पे करना है,
कब करना है? जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में वो ऐड करना है, और उस प्रॉफिट का जो हिस्सा मुझे मिल गया है वो मुझे लेस करना है। और प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? ये मेरी सेकंड स्टेप हो गई। क्या हो गई मेरी? अब थर्ड। फर्स्ट स्टेप में वो 4 स्टेप थी पहले। फिर फर्स्ट स्टेप मैंने कब करी थी? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ये कांड मुझे कब करना है? बैलेंस शीट डेट पे, ईयर एंड पे। अब ईयर एंड पे एक चीज और करनी है मुझे। अगर थ्रू आउट द ईयर एसेट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है या डिवैल्यूएशन हुआ है, तो वो रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस भी मुझे कंसीडर करना है, वो भी मुझे नेट एसेट में ऐड या लेस करना है। तो जाके पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट को मुझे किस वैल्यू पे दिखाना है। कंसोलिडेशन के लिए कर रहा हूं ये सब। मैं किसके लिए कर रहा हूं? ठीक है, मेरी सेपरेट बैलेंस शीट में तो मैंने अगर इन्वेस्टमेंट 15 लाख करी तो 15 दिखाओ, 20 करिए तो 20, AS 13 जो कहता है करो, नहीं तो फिर AS 13 का रिलेवेंसी खत्म हो गया। फिर आपने इन्वेस्टमेंट का AS क्यों बनाया? और ये जो मैं एसोसिएट में पैसा लगा रहा हूं ये इन्वेस्टमेंट ही तो है। पॉज करते एक मिनट, फिर नाटक कर रहा है आज। हेलो, हो गया? तो AS 13 भी तो काम में आएगा भाई। तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो जो मैंने एसोसिएट में पैसा लगाया है 20%, 25%, 40% जो भी लगाया वो इन्वेस्टमेंट ही तो है मेरी। तो इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे तो दिखाते हैं AS 13 के हिसाब से। तो AS 13 के हिसाब से जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है वो सेपरेट बैलेंस शीट पे फॉलो करना है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये किसमें करना है आपको? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। किसमें करना है? ये हमारी दूसरी चीज हो गई कि जो भी रिवैल्यूएशन गेन लॉस है उसे भी हमें कंसीडर करना है। तीन सी चीज हो रही, तीसरी। अब चौथी चीज मैंने क्या कहा? ये AS में कुछ और है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी मेथड है। इसे आज पूरा समझा दूंगा मैं आपको, फिर रीड करूंगा आराम से। 4 चीज। अब चौथी चीज, अगर मेरे और एसोसिएट के बीच में साल भर में कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी हमें हटाना है। जैसे मैंने मेरी एसोसिएट को 2 लाख का माल बेचा 2.5 लाख में मैंने बेचा, तो मुझे तो पता ही होगा मैंने 2 की चीज कितने में लिए? 2.5 लाख। अब वो 2.5 लाख में से उन्होंने 2 लाख की चीज दी थी, मैंने डी 2.5 में दी, उसमें से 1 लाख की चीज उन्होंने बेच दी, तो उन्होंने वो पैसा कमा लिया। लेकिन 1 लाख की चीज उनके माल में अभी भी पड़ी हुई है। और मैंने जब अपनी नेट एसेट निकाली तो उसमें स्टॉक को भी लिया था, डेटर को भी लिया था, क्योंकि मैंने तो पूरी फिक्स एसेट ली थी और पूरी करंट एसेट ली थी। तो एक तरीके से जो माल 1 लाख का मैंने उन्हें 1.25 में दिया था, क्योंकि 2 लाख का माल मैंने 2.5 में दिया था, तो 1 लाख का माल मैंने कितने में दिया? 1.25 में। तो जो मैंने 1 लाख का माल 1.25 में दिया था उसकी कॉस्ट में 1.25 आ रहा होगा, और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में भी उसे 1.25 ले लिया, तो मैंने अपने आप से ही प्रॉफिट कमा लिया। ये तो गलत है। तो इस तरह के डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस को लेस करना है, इसे हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व के 2 नियम याद रखना। 2 नियम, ये मैं डिपार्टमेंट पढ़ाता था, ब्रांच पढ़ाता था, तो ब्रांच में तो आएगा ही, फिर डिपार्टमेंट में भी आता था। ये 2 नियम बिल्कुल अच्छे से याद रखना। स्टॉक रिजर्व कब बनता है? नियम 1, जब मैंने आपको माल प्रॉफिट में बेचा हो। बोलो। दूसरा, वो माल अभी भी आपकी बैलेंस शीट में हो, तभी स्टॉक रिजर्व बनेगा। अगर मैंने आपको प्रॉफिट में बेचा, आपने वो कस्टमर को बेच दिया, तो आपने और प्रॉफिट कमा लिया, खत्म हो गया ना। स्टॉक रिजर्व कहाँ है? स्टॉक रिजर्व कब है? जब मैंने आपको माल बेचा और वो माल अभी भी आपके क्लोजिंग स्टॉक में लाए कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में लाए। तो स्टॉक रिजर्व बनाने के 2 नियम कभी भी मत भूलना। मैंने एक तो आपको माल किस पे बेचा हो? प्रॉफिट पे बेचा हो, और दूसरा वो माल अभी भी आपके बैलेंस शीट में लाए करता हो, मतलब आपके स्टॉक में अभी भी लाए करता हो। अभी मान लो मैं आपको मैंने सोचा यार ये तो मेरी एसोसिएट है, एसोसिएट से क्या पैसा कमाना, तो मैंने इसको 2 लाख की चीज 2 लाख में ही बेच दी, तो स्टॉक रिजर्व का कोई सवाल ही नहीं उठता। 2 की चीज 2 में ही दिए। स्टॉक रिजर्व कब बनेगा? जब मैंने आपको माल किस में बेचा हो? प्रॉफिट में, और वो माल अभी भी आपकी बैलेंस शीट में लाए करता हो। ये बात याद रखोगे। ये भी हमें उसमें से हटा देना है। ये सब कुछ करने के बाद जो अमाउंट आया उसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलेंगे एज पर इक्विटी मेथड। क्या बोलेंगे? एज पर इतनी मगजमारी करनी है। मगजमारी शुरू में भी करनी है और ईयर एंड पे भी करनी है। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन से इसमें यही आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ ऑन बैलेंस शीट डेट।
बैलेंस शीट डेट में क्या क्या ट्रांजैक्शन करने हैं, जो प्रॉफिट मिला है, कमाया है वो ऐड, जो डिविडेंड मिला है वो लेस, रिवैल्यूएशन का गेन ऐड, रिवैल्यूएशन का लॉस लेस, और स्टॉक रिजर्व है तो उसे ऐड या लेस। उसने मुझे बेचा है या मैंने उसे बेचा है वो तो तभी पता चलेगा। तो आपको तो बस याद रखना है स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है। किसका एडजस्टमेंट करना है? स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट होगा जब आपस में ट्रांजैक्शन किए हैं। कैसे किए हैं? अब अगर मैंने उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो स्टॉक रिजर्व नहीं होगा। वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये क्लियर है? अब दिव्यांश के सवाल पे आते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट कैसे बना, हाथों हाथ मैंने सीधा 25% स्टेक, ठीक है, दिव्यांश ने प्रपोज किया, लड़की ने पहली बार में हाँ बोल दी, ये तो शादी हो गई। और एक ही कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, ट्राई 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 देन चीट, ठीक है। तो अब मैंने पहले 5% स्टेक खरीदा, फिर 10% खरीदा, तो 5 और 10 कितना हो गया? 15। फिर 5% खरीदा, 20, तो 20 तो अब हुआ है। तो आज से करूं कि पहले से? पहले से। अब इसमें यही तो दिक्कत है, पहले से कैसे पता होगा? तो एएस ये कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले कम किया था तब वो एसोसिएट नहीं की, तब तो कुछ नहीं करना। लेकिन जिस दिन वो एसोसिएट बन गई उस दिन प्रायर पीरियड में भी जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए भी ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, रेट्रोस्पेक्टिव जाकर। कैसे जाकर? पुराने टाइम में तो कैसे जा सकता हूं मैं, लेकिन जाना पड़ेगा। अब इनसे कोई लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं। अभी हो सकता है, देखो मेरी बात सुनो, कि अगर मैंने 3 बार इन्वेस्टमेंट किया तो जरूरी थोड़ी उसमें 3 साल इन्वॉल्व हो। मैं एक ही साल में 3 बार भी तो कर सकता हूँ। जैसे आज मैंने 10% किया, एक आध 2 महीने बाद में पैसे आए, मैंने 10% फिर कर दिया, एक आध 2 महीने बाद पैसे आए, 10% फिर कर दिया। तो एस तो ये कहता है कि तीनों में इंडिविजुअली आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट एसेट से कंपेयर करना है और तीनों बार करना है। लेकिन करना कब है? एसोसिएट बनने के बाद। पहले तो कैसे करूंगा? आज मैंने आप में 10% इन्वेस्ट किया है, आप मेरी एसोसिएट ही नहीं हो, तो मेरे को ये सब आज नहीं करना। लेकिन मैं जब भी करूंगा तीनों डेट का अलग अलग करूंगा, तीनों डेट का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग, नेट एसेट अलग, कंपैरिजन करके गुडविल कैपिटल, ये तीनों डेट पे करना है। जो बैलेंस शीट डेट पे करता हूं तो मैं एक ही बार करूंगा, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे एक ही बार आएगी, मार्च तो एक ही बार आएगा। लेकिन ये जो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, नेट एसेट निकाल रहे हो, ये कंपैरिजन आपको 2 बार 3 बार करना है। क्वेश्चन आएगा अभी इसका, तो अपन क्वेश्चन में और क्लियरली देखेंगे। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर ही नहीं रहा मैं, ये तो मैं कंसोलिडेशन में कर रहा हूँ। तो वो तो अपन जैसे समझ लो उसने 10 साल पहले किया और फिर लिया, फिर क्या करेगा? 10 साल का ऐसे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझे ही नहीं तुम। आपने 10 साल में जो भी किया इन्वेस्टमेंट, 20% करने में आपको 10 साल लग गए पहले तो। कह रहे ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तुम सब कुछ हो सकता है। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ उसका कैसे करना है। आपने आज किया 2%, अगले साल 2 ऐसे ही होगा। अब 10वें साल में आपका 20% हो गया, तो 10वें साल में आपने जो 9 सालों में इन्वेस्टमेंट किया, उन 9 सालों में आपने जब 2% इन्वेस्ट किया था, उनमें पहले वाले साल में नेट एसेट कितनी थी, उसका 2% कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर। फिर अगले वाले साल में नेट एसेट कितनी आएगा? नहीं है क्वेश्चन, ये कोई ये क्वेश्चन आएगा क्या पागल है क्या, उसे यही लेना है क्या? ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज तो पूरी लो, तुम दे रहा हूँ वही। तो नेट एसेट लो, फिर 2% लो, फिर कंपेयर, फिर नेट एसेट लो। तो तेरे पास इन सालों की नेट एसेट तो है ना, बस उसको कंपेयर ही तो करना है। कंपेयर करके गुडविल कैपिटल तो निकालना है। अब ये सबको एक्यूमुलेट करके जो भी तेरी नेट एसेट बनी, या तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आई होगी या नेट एसेट ज्यादा आई होगी, तो तूने क्या कैपिटल रिजर्व से उसको बढ़ा दिया होगा, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आई होगी तो उसमें गुडविल होगी, तो उसके लिए तो कोई एंट्री करनी ही नहीं है। अब ये सारी 18% 20% मिलके तेरी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बनी 5 करोड़। इसमें तूने नेट एसेट को तो कंसीडर कर ही लिया सब 2% करके। अब ये 5 करोड़ में या तो गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, लेकिन आज ये 5 करोड़ पता चल गई। बस अब आज बैलेंस शीट डेट पे जो भी रिवैल्यूएशन गेन है, लॉस है, कंपनी ने जो प्रॉफिट दिया वो सब ऐड लेस कर दे। वो चीज तो हमें बैलेंस शीट डेट पे उसी दिन करनी है ना जिस दिन वो एसोसिएट बनी। मुझे लगा कि मतलब कि पिछले सालों की बैलेंस शीट में नहीं, रिवाइज वाइज कुछ भी नहीं करना, बैलेंस शीट को छेड़ना है। ये लोग बेटा मैं मेल करा था, मैंने जवाब ही नहीं देते लोग।
यार कोई रीजन तो क्या है, देख ऐसा है कि तू मेरी आज एसोसिएट बन रहा है, तो वो एसोसिएट तू कैसे बना है? पहले जरूरी थोड़ी हर कोई आए एक साथ में 20% ही शेयर ले। मैंने तेरे में पहले 10 लिया, फिर 10 लिया, फिर 5 लिया, ऐसे करके तू मेरी एसोसिएट बना, तो बन तो गया ना। तेरी कंपनी में मेरा 20% स्टेक तो है ही ना, तो वो दिखाने का ही तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि जितना 20% में स्टेक है आपका वो दिखाओ। दिखाने का तरीका इनका थोड़ा सा ऐसा है कि आप इक्विटी मेथड फॉलो करो। वो मेथड इन्होंने बनाया है, उसमें होंगे रीजन कुछ। हाँ वो तो अब सब्सिडरी बन गया। अपन जो कंसोलिडेशन चैप्टर में एमआई पढ़ते हैं वो एमआई है, मैं क्यों है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? तो तुम ये पढ़ते हो कि जितना तुमने शेयर खरीदेगा उसके अलावा जितने भी लोग हैं सब माइनॉरिटी। वो तो ग्रुप होता है, इंडिविजुअल है। अरे वो लोग हैं, लेकिन ये सब जरूरी थोड़ी कि वही लोग हैं। अब उसके अंदर अगर मेरे तेरे में 51 है और बाकी सबके मिला के 49 है, तो वो 49 में किसी का 1 भी होगा, किसी का 0.5 भी होगा, किसी का 0.8 भी होगा, सब मिला के 49 है। यहाँ तो एक के ही पास 20 होने चाहिए, वो कैसे है? मेरे पास ही तेरे 20 है तो तू मेरी एसोसिएट है। दुनिया जहान ने मिलके तेरे में 20 खरीदा है, वो थोड़ी एसोसिएट है। तू सबकी थोड़ी एसोसिएट हो गया, तू सबकी एसोसिएट थोड़ी है, तू मेरी एसोसिएट है। अगर मैंने तेरे में 20 अकेले खरीदा है, चलो कम ऐसे करेंगे कि अपन लोगों ने अगर किसी कंपनी में 20% स्टेक ले रखा था, उस कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए, तो हमने ये माना कि 5 लाख में 20% हमारा है, तो 1 लाख हमारा है। तो तू ऐसे मत बोल माइनस क्यों करा है, पहले ये भी तो देख प्लस भी तो करा है। तो वो 1 लाख सुन, वो इन्वेस्टमेंट में 1 लाख प्लस करा क्योंकि 1 लाख मेरा है। अब वो कंपनी ने उस 1 लाख में से 20,000 का डिविडेंड दे दिया, तो जो पैसा मिल गया वो तो माइनस ही होगा ना। इसको ऐसे समझाता हूं मैं बहुत बढ़िया तरीके से। आज तुम बोलो कि बीसीसी में शब्बीर सर की कैपिटल कितनी है? ये तुम लोगों ने, तुम्हारी वजह से मेरे यहाँ छापे पड़ेंगे इनकम टैक्स के, जीएसटी का तो पड़ेगा। मनोज अभी मेरी कैपिटल है बीसीसी में 525 रुपए। कितनी कैपिटल है? 525 रुपए मेरी कैपिटल है, ठीक है। अब इस साल बीसीसी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें 1675 रुपए मुझे दिए। कितने दिए? 1675। तो अब मेरी बीसीसी में कैपिटल हो गई 2200 रुपए फाइनली। कितनी हो गई? 2200। अब सुन लो मनुष्य, अच्छा बोलते हैं अभी तो। अब इसमें से 200 रुपए मैंने ड्राइंग कर ली, तो अब मेरी कैपिटल कितनी बची? 2000 रुपए बची ना। यही मैं उधर कर रहा हूँ, उधर भी मैं यही कर रहा हूँ। उधर मेरा स्टेक अभी इतना है, फिर जो भी कुछ कंपनी ने कमाया मैंने वो जोड़ा, क्योंकि वो मेरे को भी मिलना चाहिए। जैसे बीसीसी में प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए, ऐसे वहां पे भी कंपनी को मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन जो मैंने निकाल लिया वो मुझे बीसीसी थोड़ी देगी, वो तो मैं निकाल ही चुका हूं। तो मुझे अब बीसीसी से कितने रुपए लेने हैं? 2000 रुपए, क्योंकि मेरे बीसीसी में लगे हुए थे कितने? 525। बीसीसी ने प्रॉफिट कमाया, उसमें मुझे 1675 और मिले, तो मेरा स्टेक कितना हो गया बीसीसी में? 2200। लेकिन मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने 200 रुपए निकाल लिए साल भर में। साल भर में मैंने 200 रुपए निकाल लिए, तो अब मुझे बीसीसी से कितने रुपए लेने हैं? 2000। अब समझा? यही काम मैं उधर कर रहा हूँ। जो काम हम सोल ट्रेडर में करते हैं वही काम मैं उधर कर रहा हूँ कि प्रॉफिट ऐड हो रहा है और जो डिविडेंड हमें मिल गया वो हम कैश कर रहे हैं। यहाँ डिविडेंड को ड्रॉइंग समझ, प्रॉफिट को प्रॉफिट ही समझ। स्टेप लिखवा रहा हूँ, अगर इसमें ढंग से नहीं लिखी भी होगी, चार्ट नहीं बना हुआ होगा तो सब मैं लिखाऊंगा। इसमें लिखा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इधर, देख भी दिया मनोज ने। हाँ तो मैं लिखवा दूंगा अभी स्टेप, रुक जाओ। क्या बोल रहे हैं बेटा? आप लिख लो, मैं लिख लूँ, फिर तुम फोटो ले लो। ठीक है बेटा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तेरा छोटा सा डाउट अभी थोड़ी सी देर बाद लेंगे, रुक जा तो 2 मिनट। देखो इक्विटी मेथड, ये मेथड है जहां पे हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट पे। बाद में क्या निकालेंगे? गुडविल या कैपिटल।
फिर हम कैरिंग अमाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे किसका, पोस्ट एक्विजिशन चेंज का। कितनी सरल भाषा में लिखा हुआ है, इतना इजी होता तो बात ही क्या थी, इतने प्यार से इन्हें बिल्कुल सरका दिया। हाँ बस ठीक है, काट दो इसको, हाँ नीचे ढंग से डिटेल में आएगा, ठीक है। मतलब जिस चीज को मैंने 30-40 मिनट पढ़ाया तुम्हें, तो ऐसे सरकाया इसने, वैसे निकाल लेंगे गुडविल और कैपिटल हो जाएगा फिर, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, मैं लिखवा दूंगा तो मैं अभी स्टेप पीछे आएगा, अभी वापस इक्विटी मेथड, ठीक है, डिटेल में देखो। सबसे पहले सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है ये भी देख लो। वैसे है ना, मैं तुम्हें रिलेटेड पार्टी में भी इस पे डिस्कस किया, अभी फिर आ गई ये नाटक। अब मैं इसमें ना इन्होंने क्लियर कर रखा है, और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने 20% को मेन क्राइटेरिया माना, उसके बाद आलन फलन की चीजें जबरदस्ती दे रखी है। मैं रीड करूंगा लेकिन काम नहीं आएगी, क्योंकि बाद में ये यही लिख देगा कि कंट्रोल का सबसे मेन तरीका तो 20% स्टेक ही है। पूरी रामायण समझाएगा ये, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरी वजह से आ रहे हैं, तुम्हारी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी मैं बनाता हूं, ये है वो है, तो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन बाद में लिख देगा 20% तो जरूरी है। तो भाई क्यों मगजमारी करी फिर जबरदस्ती में। देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अंडरलाइन करो, पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी। मेरा आप में पावर है ऑपरेटिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने का, बट नॉट कंट्रोल। लेकिन उस पॉलिसी को मैं क्या नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रोल के लिए 51% चाहिए, पार्टिसिपेशन 20% से मिल जाएगा, लेकिन कंट्रोल के लिए, कंट्रोल मतलब मेरी, अरे नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, मैं बोलूंगा तो होगा, तो कंट्रोल के लिए कितना चाहिए 51%, ठीक है। तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसी में आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट, बट यू कैन नॉट कंट्रोल। कंट्रोल आपको मिलता है जब आप मोर देन हाफ वोटिंग पावर खरीदो। क्या मोर देन हाफ वोटिंग पावर, मोर देन हाफ, हाफ भी नहीं, मोर देन हाफ। अब ये कह रहा है डेफिनेशन में, देखो मैं अभी जो बोलूं वही टिक करना, पहले मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं। डेफिनेशन एक्सक्लूड सब्सिडी और जॉइंट वेंचर, टिक करो। एसोसिएट में जॉइंट वेंचर और सब्सिडी नहीं आएंगे, ये मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं, एसोसिएट में जॉइंट वेंचर और सब्सिडी नहीं आएंगे, ठीक है। अब एसोसिएट में आएगा क्या, एनी एंटरप्राइज हैविंग 20% और मोर, अंडरलाइन, किसी भी एंटरप्राइज के 20% या मोर वोटिंग पावर है किसी अनदर एंटरप्राइज में, तो इट विल बी अज्यूम, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जो बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा तुम्हारे अंदर 20% स्टेक है, फिर भी मेरा कोई स्टेक नहीं है। हीरा ठाकुर याद है, तो हीरा ठाकुर वाला केस होगा तो ही मैं ऐसा मान सकता हूं कि उसका कितने भाई थे होती, कि उसका 33% क्या था वोटिंग पावर में, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं था, तो तभी हो सकता है। तो अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज का मतलब है कि 20% में हम अज्यूम कर लेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, हम तो अज्यूम कर लेंगे, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ऐसा अदरवाइज 20% वाले तो मतलब इसके पास 20% है लेकिन किसी को चलती वलती नहीं है, ये कोई ऑपरेटिंग पॉलिसी या फाइनेंशियल पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कहीं आता जाता नहीं है, कोई इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, इसकी कोई सुनता वनता नहीं है, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, अगर ऐसा कुछ प्रूव हो जाए। नहीं तो हम तो 20% में मानने को तैयार है कि ये तुम्हारी एसोसिएट है, टिक कर लो इसको। अब देखो ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में भी गेन बाय ओनरशिप से मिल जाता है। एनी एंटरप्राइज डज नॉट हैव 20% और मोर, देन इट अज्यूम दैट नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर आपके पास 20% नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर ये देखो इकोनॉमिक डिसीजन में कैसे पार्टिसिपेट करता है समझा रहा है, ये टिक मत करना। वोटिंग पावर हो, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन हो, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करता हो, ये सब रिलेटेड पार्टी में आ चुका है, इसलिए यहाँ टिक मत करना। मतलब मैं तुम्हारी ऑपरेटिंग पॉलिसी में पार्टिसिपेट कैसे करता हूँ, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे हिसाब से चलते हैं, मतलब मैं उनको अपॉइंट करता हूँ, मेरा पार्टिसिपेशन है पॉलिसी मेकिंग में, मैं आता हूँ जाता हूँ बैठता हूँ, मेरी सुनी जाती है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। लेकिन 20% इज द मस्ट, 20% इज द मस्ट। एक वो वाली बात लिखी हुई है वो टिक करो, ये अंडरलाइन करो। As a general rule, significant influence is presumed to exist when investor hold directly or indirectly through subsidiary 20% or more of voting power। ठीक है, अगर
मेरा 20% तुम्हारे अंदर है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडी के थ्रू, ठीक है, तो 20% और मोर वोटिंग पावर है, तो हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को प्रिज्यूम कर लेंगे। हालांकि अपन ने उधर मना किया है रिलेटेड पार्टी में। रिलेटेड पार्टी में मैंने कहा था सिर्फ डायरेक्टली देखना है, सब्सिडी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों है, और एसोसिएट में सिर्फ डायरेक्टली है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को कंसीडर किया गया है। दो ए से दो अलग अलग बात है, कर सकते हैं अलग अलग बात, क्योंकि दोनों का मतलब ही अलग था। वहां पे रिलेटेड पार्टी की बात हो रही थी, ठीक है, और डिस्क्लोजर देना था। यहाँ पे जो डिस्क्लोजर है वो सारा मतलब उसके अकॉर्डिंग है, मतलब ये एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है कि मैंने तुम्हारे अंदर 20% शेयर खरीदे हैं, तो मेरा तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में भी 20% हिस्सा है, तो उसके लिए अगर मैंने मेरी वाइफ के थ्रू भी खरीद लिया तो भी तुम मेरी एसोसिएट तो हो। वहां पे क्या है, अगर मैंने मेरी वाइफ के किसी और के थ्रू खरीदा है तो मैं रिलेटेड पार्टी नहीं हूं, एसोसिएट नहीं हूं, मैं आपके लिए क्या नहीं हूं, एसोसिएट। तो दोनों एएस को अपनी अपनी कैपेसिटी में याद करना है आपको। सेम यही बात एएस 13 में और इसमें भी है। एएस 13 कहता है इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाओ, कॉस्ट पे दिखाओ, और ये कह रहा है इक्विटी मेथड से दिखाओ, फिर अलग हो गए। तो वो एएस में ये एएस में जो डिफरेंसेस है वो एएस ने खुद ही दे रखे हैं, तो हमें उसको एज इट इज लेने पड़ेंगे। इसको ऐसा समझाता हूं मैं कि लूज टूल है, लूज टूल कंपनीज एक्ट कहता है कि लूज टूल को किस में दिखाओ, इन्वेंट्री में दिखाओ, इसलिए हम उसे इन्वेंट्री में करंट एसेट में दिखाते हैं। और एएस 10 कहता है लूज टूल की नेचर पीपीई की है, तो आप उसे किस में दिखाओ, पीपीई। अब इसकी मानूंगी इसकी मानू, तो कई जगह पे हम लोगों को दोनों माननी पड़ती है। हमें इन्वेंट्री में दिखाना पड़ता है लूज टूल को, नीचे लिखना पड़ता है नोट में कि एज पर एएस 10 इसको हम लोग पीपीई में भी दिखा सकते थे। इन दैट केस पीपीई का अमाउंट और करंट एसेट का अमाउंट चेंज हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो है बहुत सारी जगहों पर, यहाँ पर भी है वहां पर भी है, और कॉन्फ्लिक्ट वाले पॉइंट हमें ज्यादा अच्छे से याद रखने, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। याद आ रहा है तुम्हें ये चीज अपन ने वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि एसोसिएट में आप डायरेक्ट कंट्रोल देखोगे, इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं देखोगे, और यहाँ लिखा हुआ है कि आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम कर लिया जाएगा तो एग्जिस्ट इवन व्हेन इन्वेस्टर होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडी 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, एज विद द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और सब्सटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इन ईच केस शुड बी कंसीडर्ड इफ इट कैन बी क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड इन्वेस्टर होल्डिंग 20% और मोर वोटिंग पावर ऑफ द इंडस्ट्री डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर एन एसोसिएट। अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से अंडरलाइन करना है, इफ इट कैन बी क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड। और यहाँ पे भी वही वाली बात लिख दो, हीरा ठाकुर वाली। अगर सुनो, अगर क्लियरली डेमोंस्ट्रेट हो रहा है कि आपने 20% शेयर होल्ड करा है लेकिन आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, क्लियरली डेमोंस्ट्रेट हो रहा है, तो आप उसे एसोसिएट नहीं मानोगे, इट विल नॉट बी अकाउंटेड एज एसोसिएट। ठीक है, ऐसा कब कि जैसे मूवी में साफ दिख रहा है भाई कि नौकर से ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, ये धड़ी बिचा रहा है, ये सबको खाना सर्व कर रहा है, इसके बाप इसकी सुन नहीं रहा, माँ का भी सिर्फ सहानुभूति है, सुन तो माँ भी नहीं रही है, शादी हुई नहीं है, सब तरह से ये दिख रहा है कि हताश निराश है, इसका जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो सिर्फ हिस्सा ही है, उसका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग में नहीं है, तो आप कह सकते हो कि वो क्या नहीं है, उसकी एसोसिएट नहीं है। तो अगर आपका कहीं पे ऐसा 20% शेयर हो जहां पे वो 20% शेयर सिर्फ पेपर पे है, बाकी आपका पॉलिसी में या डिसीजन मेकिंग में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, डेमोंस्ट्रेट हो रहा है ऐसा क्लियरली, तो फिर आप उसे एसोसिएट नहीं मानोगे, नॉट बी कंसीडर्ड एज एसोसिएट। समझ गए? क्या बेटा? नहीं, कहाँ पे बोला? मैंने तो ये बोला कि 20% तो मस्ट क्राइटेरिया है, और ये तो ये हो गया कि 20% होने के बावजूद भी अगर डेमोंस्ट्रेट हो रहा है कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो आपके एसोसिएट नहीं है। और यहाँ मैंने ये बोला कि अगर तू पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन तेरा 20% नहीं है तो भी एसोसिएट नहीं है, क्योंकि 20% का क्राइटेरिया मस्ट है, 20 तो होना ही चाहिए। समझ गया? और ऊपर जो अनलेस अदरवाइज एग्रीड वाली बात आई थी ना, वो यही वाली बात थी कि 20% होने के बावजूद, देख पढ़ देता हूं ये भी,
ये सिग्निफिकेंट एनी एंटरप्राइज हैविंग 20% और मोर, देखना एनी एंटरप्राइज हैविंग 20% और मोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अज्यूम टू हैव सिग्निफिकेंट, हम मान लेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, और उस अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज को यहां समझाया है। कहां गया वो, ये रहा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज प्रिज्यूम्ड टू, ये इफ इट कैन बी क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड, अगर ये क्लियरली दिख रहा है कि इन्वेस्टर के पास 20% शेयर है बट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी अकाउंटेड एज एन एसोसिएट। लेकिन प्रैक्टिकली मूवी के एग्जांपल तो ठीक है समझाने के लिए, प्रैक्टिकली अब इसको मैं कंक्लूड करूं तो 20% स्टेक काफी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने के लिए। कंट्रोल भले नहीं होगा आपका, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, देखें हम तीनों के पास यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो है, क्योंकि 33 करके 100 बन रहा है, तो हर एक से कोई चीज के लिए पूछना तो पड़ता ही है, किसी एक के पास पूरा पावर तो नहीं है। अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि एक बंदा 50% या 52% होता और बाकी के दो बंदे 24 करके 48 हो रहे होते, तो जो 24 वाले थे वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाले तो थे, लेकिन कंट्रोल वाला कौन होता, 52 वाला। लेकिन ऐसा कंट्रोल यहाँ पे अभी किसी के भी पास नहीं है, तो कंट्रोल तो वही हंसने लग जाता है बहुत, तो कंट्रोल तो कब मिलता है, 50% से ज्यादा में, लेकिन 20% में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब आप पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फाइनेंशियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट, लेकिन आप कहो कि चलेगी आपकी, वो कंट्रोल से मिलेगा। कंट्रोल आपका होल्डिंग सब्सिडी में, कंट्रोल कहां पे, समझ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो ये कहने की बात है कि 20% होने के बाद भी आपका क्या ना हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो। शब्दों को मत मिलाओ भाई, जहां सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोल रहा हूं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही लिखो, जहां कंट्रोल बोल रहा हूं कंट्रोल ही लिखो, शब्दों को मत मिलाना। यहाँ बोल रहा है सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टर डज नॉट नेसेसरली प्रिक्यूर इन्वेस्टर फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये भी टिक करो। सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टर डज नॉट नेसेसरली प्रिक्यूर एन इन्वेस्टर फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एग्जांपल बताता हूं, यहाँ देखो, एक कंपनी है जिसमें 80% शेयर चारों के पास है, 20 मेरे पास है, तो सिग्निफिकेंट मेजरशिप ओनरशिप तो चारों के पास है, बट इट डज नॉट प्रिक्लूड, ये मुझे प्रिक्लूड नहीं कर रही मेरे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से। ओ तो क्या हो गया, मेरे पास 20% है तो 80 तो चारुल के ही पास है, कौन सी मेरी कुछ चलती है, जो चारुल बोलती है वही होता है, क्योंकि 80 तो उसके पास है, तो उसके पास कंट्रोल है, बट इट डज नॉट प्रिक्लूड यू, या आपको प्रिक्लूड नहीं करता क्या ना होने से, सिग्निफिकेंट, आपका भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। हाँ, लेकिन तुम ये बोल सकते हो सर चलेगी कहां से, चलेगी तो चारुल की ना, कंट्रोल नहीं है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, चलेगी भले चारुल की, लेकिन बुलाएगी मुझे हर जगह, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं अपने ओपिनियन व्यक्त करूंगा, चलेगी नहीं, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि 20% में चल नहीं सकती, डिसीजन उसका रहेगा। लेकिन अभी यही 80% तितर बितर हो रहे होते, एक के पास दो, एक के पास एक के पास एक के पास दो, एक के पास 5, तो फिर तो मैं सबसे बड़ा होता, क्योंकि मेरे पास तो 20 है। समझ रहे हो, एक एक चीज बराबर समझना। तो किसी के पास सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होने से आप अपने, कोई आपसे कद में बहुत बड़ा है, तो इट डजंट मीन कि आपका कद छोटा हो जाएगा, इसका ये मतलब है। उसके पास होंगे 80, लेकिन आप अपनी जगह पे 20 तो हो, आप अपनी जगह पे 20 तो हो। 80 एक के पास होने से आपका 20 कम नहीं हो जाता, लिख दो वहां, 80 एक के पास होने से आपका 20 कम नहीं हो जाता, आप तो 20 हो, आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इसे काटो यार, पागल हो गया है, फिर वही वाली बात लिख दी। देखो, अगर इन्वेस्टर के पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% से कम है तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। अब बोल दिया ना 20% तो क्राइटेरिया है, 20% तो होना ही पड़ेगा। द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर इंडिकेटर एज अबव इंडिकेट दैट इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट लेस देन 20% ओन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, खटाओ इसको। कंट्रोल एग्जिस्ट
कंट्रोल कब होगा? जब पेरेंट कंपनी की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो? सब्सिडी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आपका क्या हो? कंट्रोल। ये वो कंट्रोल की डेफिनेशन। कंट्रोल कहाँ दे रखी है? कंसोलिडेशन। जब होल्डिंग सब्सिडी की बात हो तो कंट्रोल, एसोसिएट की बात हो तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिलता है 20%, कंट्रोल मिलता है मोर देन 50, बार मोर देन, या तो मोर देन 50 या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को मैं देखता हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे कहने से आते हैं, जाते हैं, दे आर अकस्टम्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ये भी बढ़ाया था वहां पे, ठीक है, रिलेटेड पार्टी में। तो कंट्रोल कैसे मिलेगा? काट दो इसको, लेकिन क्योंकि कंट्रोल की बात उधर हो चुकी है होल्डिंग सब्सिडी में, और AS 22 में भी है, ठीक है। हमें यहां सिर्फ सब्सिडी एसोसिएट की बात करनी है। ये टिक करो। कई बार आप किसी और कंपनी के ट्रस्ट वगैरह को मैनेजमेंट करते हो, जैसे उसका प्रोविडेंट फंड का ट्रस्ट है, ग्रेचुटी का ट्रस्ट है, इसको हम देखते हैं उसमें कौन आएंगे। तो ये वो लोग हैं जो फ्री के लोग हैं। जैसे मेरा कोई सी कंपनी में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन मेरी क्या ये ट्रस्ट पे पकड़ अच्छी है, तो मेरे को एक मेंबर बना रखा है, भैया प्रोविडेंट फंड के ट्रस्ट आप बनाओगे, ग्रेचुटी के ट्रस्ट आप बनाओगे, ठीक है, इसके ये आप करोगे, मेरे को भार बहुत अच्छा दे रखा है मेरे को, बट मेरी हैसियत नौकर जैसी है, मैं वहाँ काम जो करता हूँ मेरे पास कोई कंट्रोल तो है ही नहीं, ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, शेयर वेयर नहीं है, तो फिर उसको एसोसिएट नहीं माना, मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप मेरी एसोसिएट हो, क्योंकि आपकी प्रोविडेंट फंड की ट्रस्ट में बनाता हूँ, ग्रेचुटी की ट्रस्ट में बनाता हूँ, कमेटियां मैं फाइनल करता हूँ, मैं जिसको बोलता हूँ उसको रखते हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरा उस चीज में नॉलेज है, तो मेरे को बता रखा है कि आप ऐसा करा करो, बट इट डजंट मीन कि मेरा कोई पावर है उसमें, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मैं बोल रहा हूँ ना 20% तो मिनिमम है, वो तो होना ही चाहिए, बिना 20% के तो आप कुछ भी करो, आपको एसोसिएट नहीं माना, क्योंकि ये पैसों से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ये पावर को पैसों से देखता है कि मैंने पैसा खर्चा है वहां पे, तो वो मेरी एसोसिएट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलो एक लास्ट चीज पढ़ लो, बस फिर खत्म करते हैं इसको। एन एंटरप्राइज इज कंसीडर्ड टू कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड गवर्निंग। ये तो वही वाली चीज है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कब कंट्रोल करना है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके कहने से आते हैं, आपके कहने से हटाए जाते हैं, ठीक है। वो फिर किसकी बात आ गई है? होल्डिंग और सब्सिडी की, कंट्रोल की बात आ गई, हटा दो इसको, ठीक है। चलो ये एग्जांपल से कल देखेंगे। धन्यवाद।